हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। हम लोगों ने पिछले क्लास में कंसिस्टेंसी स्टार्ट की थी और हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी। एक्चुअली कंसिस्टेंसी का हम लोगों ने कंसेप्चुअल मीनिंग को समझा था और कंसेप्चुअल मीनिंग को समझने के साथ साथ हम लोगों ने उसका एक डिफिनीसन भी देखा था। हम लोगों ने देखा था कि कंसिस्टेंसी जो है वो लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टी है और जब एक एस्टिमेटर नहीं बल्कि एस्टिमेट दे दिया गया तो एस्टिमेट की कोई कंसिस्टेंसी की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि इस एस्टिमेट का जो एस्टिमेटर हुआ होगा ना, वो एस्टिमेटर कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बात करते हैं। हम लोग ये भी देखे थे कि ये सब चीज़ें पहले से कर दी गई हैं और उन्हीं चीज़ों की प्रॉपर्टी को हम लोग बतला पा रहे हैं। तो बार बार हम सैंपल साइज को जब बढ़ाते जाते थे, हम लोगों ने ये कहा था कि लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी है, मतलब सैंपल साइज को बढ़ाते जाएं तो ये पॉपुलेशन को कन्वर्ज कर जाएगा। इस बात की चर्चा हुई थी। ठीक है, आज हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की आज बात करेंगे। हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं। हमने ये आपको बतला दिया था कि यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया को चेक करने जा रहे हैं कि विदर ए एस्टिमेटर इज गुड और बैड, और इफ़ इट इज़ गुड व्हाट क्राइटेरिया इट शुड फुलफिल टू बी प्रूव टू बी गुड। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित है। तो हम लोगों को इसको करने के लिए जो हमने कहा था कि इसमें कन्वर्जेंस की सारी लॉ और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो कि आप पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर की कुछ लॉ को यहाँ लगाया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बर्नूली की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टेटमेंट दे देता हूँ और फिर बतलाऊंगा कि इसमें जो रिजल्ट यूज होगा उसको मैं आपको बतला दूंगा। तो पहली प्रॉपर्टीज़ को आप लिख लो। पहली प्रॉपर्टीज है कि कंसीडर ए रैंडम वेरिएबल ऑफ साइज n। ठीक है, n साइज का एक रैंडम वेरिएबल है फ्रॉम ए बर्नूली पॉपुलेशन। एक बर्नूली पॉपुलेशन से n साइज का एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, बर्नूली पॉपुलेशन से विथ पैरामीटर p। इसका पैरामीटर क्या है? p। विथ पैरामीटर p। देख लीजिए, यहाँ सैंपल साइज n है तो हम लोग xi की बात करेंगे। ठीक है, इट इज नोन दैट, तो हम आपको ये बतला दे रहे हैं कि ये किस चीज़ से नोन है। इट इज नोन दैट बाय बर्नूलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, अब इस बर्नूलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को हम अभी देखेंगे कि क्या है। मैंने नहीं पढ़ाया है इसलिए मैं इसको करवाऊंगा। बर्नूलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, WLLN। द सैंपल मीन या फिर सीक्वेंस ऑफ सैंपल मीन। ठीक है, जो कि एक एस्टिमेटर होगा या फिर एक स्टैटिस्टिक होगा। सैंपल मीन जिसको हम लोग यहाँ पे n से डिनोट करते हैं, तो हम इसको xn बार कह देते हैं। जिसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 1/n समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n xi होगा ना। अगर x1 x2 xn एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ऑफ साइज n है और ये बर्नूली पॉपुलेशन से आता है जिसका विथ पैरामीटर p, यहाँ p छूट गया p। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि दिस xn बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू p। हम लोगों ने कहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है, उस थीटा को, तो यहाँ p थीटा की जगह p है, तो अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज कर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज कंसिस्टेंट फॉर p। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और, फॉर एवरी फिक्स्ड, ठीक है, आप जानते हो कि ये फिक्स्ड होता है p बिलोंगिंग टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे xn बार जो है वो p को कन्वर्ट करता है प्रोबेबिलिटी में, और ये कहने का नियम है बर्नूलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को, जब मैं अभी तुरंत करवाऊंगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, ये हमने स्टेटमेंट दिया है, हेंस x बार या xn बार,
ठीक है, ऐसे कह सकते हो। एक्स एन बार कह दो और एक्स बार सिंपल एक्स बार भी कह सकते हो। इज कंसिस्टेंट फॉर पी। और ये कैसे हुआ? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से हुआ। कौन सा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर? बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। और ये कब होगा? जब बर्नौली पॉपुलेशन से सैंपल आएगा। ध्यान रहे, बर्नौली पॉपुलेशन से सैंपल आएगा तब हम इस नियम के थ्रू कह पाएंगे। अदरवाइज और भी नियम है, मैं उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है क्या। एक्चुअली बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे हमने तो ये रिजल्ट दे दिया। तो बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कैसे इस चीज़ को दिखाता है ये मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या, अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करता है इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स एन बार मॉड ऑफ एक्स एन बार माइनस पी, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, दिस शुड बी टेंडिंग टू 1। ये आपको बतलाया था कि अगर n टेंस टू एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करने का ये मतलब होता है। तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करने का ये मतलब होता है और बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहता है। तो कैसे कहता है इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए, बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, WLLN आप लिख सकते हैं कंप्लीट भी, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ओके। तो बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आप पढ़िए पहले। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। चेबीशेव इनइक्वालिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका यहाँ हम यूज करेंगे। और आप अगर नहीं सुने हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चेबीशेव इनइक्वालिटी हो या फिर बर्नौली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हो, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कन्वर्जेंस का नाम सुनकर के ही घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम बोले ना कि ये चीज़ें थ्योरेटिकली होती हैं, प्रैक्टिकली भी होती हैं, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट, मतलब हम लोग इतना कर नहीं पाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि रियल लाइफ में होती रहती हैं, हम लोग इसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करते। आप गौर करो ना, नेचर बैलेंस बनाता है, नेचर ऑलवेज क्रिएट बैलेंस, ओके। तो आप गौर करते हो, नेचर बैलेंस बनाता है, अगर दिन होती है तो रात भी होती है। आप गौर करो, एक एटम या एक मनुष्य को अगर ज़्यादा पैसा हो जाए तो वो ऑब्वियसली, मतलब हर कोई न्यूट्रल स्टेट में आना चाहता है, और ये जो न्यूट्रल स्टेट में जाने की का काम है ना, यही कहलाता है कन्वर्जेंसी। मतलब हर कोई मतलब कन्वर्ज करना चाहता है किसी न किसी पॉइंट की तरफ, तो वही चीज़ कन्वर्जेंसी है। इसका आप ये मत समझिएगा इन दोनों को, आप दोनों को रेगुलेट कर लीजिएगा, नहीं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं होगी। लेकिन आप अगर गौर से देखोगे तो शायद रिलेट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज़ नथिंग बट अ रियल साइंस, ठीक है। आप जो भी देख रहे हो, आप अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चलो पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे लेता हूँ। आप कहते हो ना कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, और जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो आपका क्या मतलब होता है कि कॉइन टॉस करते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है, और इसको आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कह देते हो, कहते हो कि क्या आएगा इसकी बात की गारंटी नहीं है। लेकिन एक फिजिसिस्ट, एक फिजिक्स का जो बंदा है वो इस बात की गारंटी देगा कि अभी क्या आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा कि वो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन चेक करेगा, वो कितना हाइट तक गया ये चेक करेगा और बतला देगा कि कितना आएगा। तो उसको आप लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हो? क्योंकि हम रियल लाइफ में तो ऐसा करते ही नहीं है कि हम उसका प्रोजेक्टाइल मोशन चेक करें, कितना एंगल पे गया है, कितना बार वो कॉइन फ्लाई किया, कितना हाइट तक गया। इन सब चीज़ों को हम रियल लाइफ में कहाँ करते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें रियल लाइफ में हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चांस कॉज को लेके चलते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जो आम इंसान कर रहा है, जो एक लेमैन कर रहा है, उसमें कहीं भी कोई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। हम कहते हैं ना कि कितनी भी सर्टेन चीज़ें हों उसे हम 100% सर्टेन नहीं कहते हैं, वो हम स्टैट्स वाले ही कहते हैं। हमारे जो स्टैटिस्टिक्स वाले बंदे हैं वो हमेशा आपको 99.9999 कर देंगे, लेकिन 100 नहीं जाएंगे। तो 100% श्योर सच में कुछ नहीं होता, ठीक है। सूर्य, आप कह दोगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑब्वियसली ट्रू, बट सन राइजेज इन द ईस्ट अगर कोई स्टैटिस्टिशियन को पूछा जाए
तो उसके लिए यही जवाब होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट 100% ट्रू। ठीक है, ये होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन एक स्टैटिस्टिशियन अगर इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट माना जाएगा, ऐसे इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट माना नहीं जाता है, बिकॉज दिस इज अ सर्टेन इवेंट, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाता है, इसको लोगों ने सर्टेन कर दिया है, इतने सालों से होता आया है, बट दिस इज ऑल्सो एक्सपीरियंस। अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ गतिविधि हमारे यूनिवर्स में, कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज की कुछ ऐसी इवेंट्स हुई, कुछ फेनोमेनॉन हुई, तो हो सकता है कि सन ईस्ट के जगह वेस्ट में या वेस्ट के जगह नॉर्थ में कहीं भी निकल सकता है। तो दिस इज ओनली अ वे ऑफ थिंकिंग। मैं जो बतला रहा हूँ वो एक तरीका है सोचने का कि रियल लाइफ में हम कैसे स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप हमेशा डिसीजन लेते हैं तो प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग मोर देन अ कॉमन सेंस। ओके, तो आपके पास अगर कॉमन सेंस है तो आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है। ओके, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। कंसीडर n Bernoulli trials each with probability p of success, p कह दो, म्यू कह दो, थीटा कह दो, जो कहना है कहो, सक्सेस। लेट एक्स आई, चूंकि हम n बर्नौली ट्रायल कर रहे हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक्स आई है जो कि 1 वैल्यू लेता है। एक्स आई इज रैंडम वेरिएबल जो कि 1 वैल्यू लेता है, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल समझो। इफ ith ट्रायल रिजल्ट्स इन सक्सेस, और 0 लेता है ये वैल्यू इफ ith ट्रायल रिजल्ट्स इन फेल्योर। ठीक है, तो ये आपको एक्स आई है। ठीक है, अब अगर x1 x2 xn कहें, यहाँ पे एक्स आई है और आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ith ट्रायल की बात करें और हमारे पास n ट्रायल है, तो आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक। अब इस x के आधार पे अगर हम निकालें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार निकाल के देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार इक्वल टू हो जाएगा p। ठीक है, कैसे होगा अभी दिखाता हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार का मतलब क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n, एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाते हैं, समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, और ये जो है इफ ith ट्रायल रिजल्ट्स इन सक्सेस, और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई होगा क्या, एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई और इसका सम। गॉट इट। तो एक्स आई का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है। ठीक है, एक बार 1 आ रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, p आ रही है। ठीक है, और दूसरी बार क्या आ रही है, 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो भी होगी 1 - p होगी, तो ये इसका वैल्यू p आया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/n और ये n टाइम्स p होगा तो n कैंसिल हो जाएगा और ये p हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ, देख लीजिए यहाँ पे फिर से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू दिस। ठीक है, ये p हो गया और इसलिए यहाँ पे p, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार होगा p, दिस इज इक्वल टू p। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग वेरिएंस भी निकालते हैं। चलिए वेरिएंस देखते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार आप निकालोगे तो आप निकाल के देख लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करता हूँ। वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार, ठीक है, दिस इज इक्वल टू PQ/n, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, PQ/n। ठीक है, जहाँ पे Q क्या है, Q इक्वल टू 1 - p है, और एक्स एन बार जो है वो तो आपको समझ ही गए हैं, 1/n समेशन एक्स आई है, i इक्वल टू 1 to n के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आप देख रहे हो वेरिएंस, और ये निकल गया। अब एक और रिजल्ट आप यूज करो, यहाँ पे एक रिजल्ट यूज होगा चेबीशेव इनइक्वालिटी का। चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या कहता है वो हम दिखा देते हैं, फिर उसका यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चेबीशेव इनइक्वालिटी,
चेबिशेव्स इनइक्वालिटी क्या कहता है वो आप देख लो। चेबिशेव्स इनइक्वालिटी कहता है कि इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल, x इज ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है, x इज ए रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ mod x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एप्साइलन सिग्मा, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/एप्साइलन स्क्वायर। और इसी को दूसरे तरीके से भी लिखता है कि प्रोबेबिलिटी कि mod x माइनस म्यू लेस देन और इक्वल टू, देखिए ये इक्वल टू का साइन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ सपोज करके चल रहे हैं, चलिए आप हटा दीजिए, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एप्साइलन सिग्मा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/एप्साइलन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन यहाँ से भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके का इसका स्टेटमेंट होता है। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप डिस्क्रीट के केस में काम कर रहे हो तो आप इक्वल टू को कंसीडर करोगे क्योंकि उसका एक मीनिंग होता है। अगर इक्वल टू आप कंटिन्यूअस के केस में काम कर रहे हो तो उसको नहीं कंसीडर करो। तो ये एज अ कॉन्टेक्स्ट जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अनुसार हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये इस तरीके की होती है। और इसको तीसरे इस तरह से लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि mod x माइनस म्यू लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी लगा दो या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो लगा देता हूँ, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - सिग्मा स्क्वायर अपन एप्सिलॉन स्क्वायर। ये जो है फॉर ये तीनों जो है फॉर एनी आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये देखो अब एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो मैं कैसे डिटरमाइन करता हूँ, आपको जस्ट मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, चूँकि इसका ऐसे ही दिया जा सकता है। तो एप्सिलॉन इज़ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। अब ऐसे स्मॉल क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर आपका 500 रुपीज़ कहीं खो जाता है तो आपको बहुत दर्द होगा, लेकिन अगर वही 500 रुपीज़ मुकेश अंबानी का खोता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ अ रिच पर्सन। तो एप्सिलॉन यानी कि 500, द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 500, व्हाट कॉस्ट फॉर यू एंड व्हाट वैल्यू फॉर यू इज़ 500 रुपीज़ इज़ मच, बट इट इज़ लेस यूटिलाइजेबल और लेस यूटिलिटी फॉर, इसका कम वैल्यू है फॉर मुकेश अंबानी। ओके, तो इस तरीके से आप, ये है हमारा चेबीशेव इनइक्वालिटी। अब इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को निकल गया था क्या कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार दिस विल बी इक्वल टू पी हो गया था। तो अपने पिछले वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में जाते हैं एंड वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार हम लोगों ने निकाल लिया था पी क्यू बाई एन। यूज करते हैं इसका, चलिए यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे एक्स एन बार हमारा एक्स की जगह पे आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स एन बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार है म्यू, ठीक है। तो म्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार, यहाँ पे पी हो जाएगा। पी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू बाई एन, पी क्यू बाई एन, और यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर, तो एप्सिलॉन स्क्वायर, दैट्स इट। ये हमारा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को शो करेगा। इसको आप चेबीशेव इनइक्वालिटी को आप नोटेशन में यहाँ दे सकते हैं या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि बाय यूजिंग द चेबीशेव इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर कहीं पे सब्जेक्टिव कर रहे हो तब, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ करना ही नहीं होता है। आईएसएस के लिए या आईआईटी जैम के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो, ठीक है। तो ये देख लो। अब यहाँ पे आप देख लो, इसमें हम लोगों ने कहा था कि पी क्यू बाई एन, P is less than equal to 1, greater than equal to 0. Q is less than equal to 1 and greater than equal to 0. So the product is also less than equal to 1 and greater than equal to 0. ठीक है,
तो अगर हम ये ऊपर में इसको मतलब 1/2 मान लो, ये 1/2 है या 1/4 है, तो इसको 1/2 को हटा देते हैं, यानी कि 1/2 से डिवाइड करते हैं, मतलब लेस देन 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ती है, ये वैल्यू बढ़ती है, ये क्वांटिटी जो है, ये टोटल क्वांटिटी, और ये टोटल क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो ये टोटल क्वांटिटी जो है वो घटती है। तो अगर घटती है ये टोटल क्वांटिटी, इसका मतलब कि ये वैल्यू जो होगी ये 1 - 1/n एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ी होगी। गॉट इट? मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 - PQ/n एप्सिलॉन स्क्वायर, PQ both are less than equal to 1 and greater than equal to 0. So the product is also less than equal to 1 and greater than equal to 0. If we divide by the PQ this quantity, so this will increase and the total will decrease. So this is the real solution, and this is obviously greater than this one. Got it? अब इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड xn बार माइनस p लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n एप्सिलॉन स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 1. सो लिमिट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी xn बार माइनस p less than equal to epsilon, this is greater than, this tends to 1 as n tends to infinity. Got it? And this is for all epsilon greater than 0. Hence xn bar converges in probability to p. Got it? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आप कन्वर्जेंस इन लॉ को पढ़े होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल पे एक रैंडम वेरिएबल पे कन्वर्ज करता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि xn बार कन्वर्जेज टू x इन लॉ, उसको हम लोग कन्वर्जेज इन लॉ कहते हैं। फेयर x इज क्या है, x इज डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट x इक्वल, और डिजेनरेट कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू p पे। दिस इज नोन एज बर्नौलीज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, बर्नौली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। तो इसी का हम लोगों ने यूज किया था, और इसी बर्नौली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में जो हमने ये कहा, ये जो कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ, तो यहाँ पे हमने कह दिया ना कि एक्सन बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू p, यही चीज़ हम यहाँ भी यूज किए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज को लगाया कि एक्सन बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू p. गॉट इट? तो हम लोगों ने देखा आज कि अगर कोई बर्नौली पॉपुलेशन से आता है तो उसका मीन, ठीक है, सैंपल मीन विल ऑलवेज कन्वर्ज टू पॉपुलेशन मीन. Got it? Sample mean will always converge to population mean. Okay, and this is the first properties of consistent estimator. Got it? हम आगे और भी पढ़ेंगे, खिंसीन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, उसके बेसिस पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है, और हम ये भी बतलाएंगे कि जो मोमेंट एस्टिमेटर होते हैं, जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होते हैं, वो हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होते हैं. ठीक है, तो हम लोग ये सब आगे देखेंगे. आज के लिए इतना ही दोस्तों. मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है जो मेरी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है. वहाँ पर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की तैयारी कराई जाती है. इस कोचिंग की सबसे बेहतरीन फीचर्स में से एक ये भी है कि आपको टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन क्वालिटी की मिलेगी और वो सालों भर मिलेगी. ठीक है, तो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे क्लास शुरू होगी और क्लास शुरू होने के साथ ही टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो जाएगी. दोस्तों ये क्लास 10 जुलाई से 10 जुलाई 2020 से स्टार्ट होने वाला है. लॉकडाउन के चलते हमने ये डेट रखा है, उससे पहले भी हम स्टार्ट कर सकते थे, बट लॉकडाउन के चलते अगर लॉकडाउन नहीं हटी तो आगे भी बढ़ सकती है. ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, उसका डेट अभी
फाइनल नहीं हुआ है तो उसका भी डेट आपको फिक्स करके जल्द ही बतला दिया जाएगा। और 25 अप्रैल को हमारे वेबसाइट पे जो है सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा, और कब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसकी क्या फीस होंगी, तो उन सब की जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आप हमारे वेबसाइट www.sunriseclasses.iss.com को जरूर विजिट कीजिए। आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एज वेल एज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी यूज कर सकते हैं। ISS, IIT जैम और गेट। IIT जैम ओनली फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड गेट इज ऑल्सो ओनली फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो हम स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए कोचिंग, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, बिकॉज यूर पर्सनल, आपको हम एक केयर देते हैं, एक पर्सनलाइज केयर देते हैं। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ अच्छे चीज़ें हो सकती है, आपको लाइव क्लासेस मैं दे सकता हूं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।